बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पल्मोनरी नर्सिंग। ये एचएन का सेकंड टॉपिक है फाइनल टर्म के हवाले से। और इसमें हम पढ़ते हैं कि पल्मोनरी से हमें पता लग जाता है कि ये लंग्स के हवाले से ये पीपीटी बनी हुई है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, और कुछ काजेज पैथोलॉजी, मैनिफेस्टेशन वगैरह, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये देख लेना आप लोग। अच्छा, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अपर रेस्पिरेटरी में बस साइनसाइटिस आ जाता है, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। लोअर में इन्फ्लुएंजा, नमूनिया, पल्मोनरी टीबी, और लंग्स एब्सिस वगैरह हो गए। और ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारे पास अस्थमा, सीओपीडी, लंग्स कैंसर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये नोस पर, फेरिंग्स पर, लेरिंग्स पर, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। और इसका काम क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? ये कंडक्ट करती है। कंडक्टिंग पोर्शन भी इसमें होता है, रेस्पिरेटरी पोर्शन भी उसमें होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से कंडक्ट करती है, ऑब्टेन करती है, हासिल करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। और ये क्या कहते हैं, हेल्प रेगुलेट पीएच बाय द एडजस्टिंग रेट ऑफ द रिमूवल ऑफ द एसिड फॉर्मिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जब हमारी बॉडी में नॉर्मल होगा और जितना उसका रिमूव होना होता है रिमूव होगा, नॉर्मली मिकदार पे होगा, तो हमारा पीएच इसकी वजह से रेगुलेट होता है, नॉर्मल रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें चेंजिंग वगैरह आ जाती है तो हमारा पीएच का लेवल भी ख़राब हो जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास नोज़ आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स को हम थ्रोट भी कहते हैं। ये फेरिंग्स के फर्दर हिस्से होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। ये लैरिंजोफेरिंग्स को हम दूसरा नाम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। और लैरिंग्स लैरिंग्स बेसिकली वाइट स्पोक्स पीस को कहलाया जाता है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये तरतीब से, ये पहले नोज़ आता है, फिर फेरिंग्स, उसके फिर पार्ट्स आते हैं, उसके बाद लैरिंग्स आता है। अच्छा, फंक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो फंक्शन की हम बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड स्पेस। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट, फिल्टर, ह्यूमिडिफाइड एंड वार्म इंस्पायर्ड एयर, जो हम एयर को इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसका एयर को अपर रेस्पिरेटरी क्या करती है, उस एयर को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। नाक की जरिए सांस लेते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होता है अंदर लंग्स की तरफ। फिल्टर करती है, ह्यूमिडिफाइड करती है, और वार्म कर, थोड़ी सी गर्म करके हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, ये अपर रेस्पिरेटरी का फंक्शन है। और रिसेप्टर फॉर द स्मेल इन द नजल कैविटी, हमारे नजल कैविटी में जो होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं स्मेल के। पैरानेजल साइनस एक्ट एज अ रीजनिंग एंड चैम्बर फॉर स्पीच। जो पैरानेजल साइनस होते हैं ये क्या कहते हैं, हमारी स्पीच जो होती है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, उसके मददगार होते हैं। साइनस वॉइस प्रोडक्शन होती है उसमें, जो हमारे स्पीच में हमें मदद देती है। अच्छा, उसके बाद नोज़ की बात करें। नोज़ का एक्सटर्नल पोर्शन जो होता है इसमें देखो बोन होता है। ये आगे जो नाक की जो नोक होती है कार्टिलेज, और ये कवर होती है स्किन से, ये दोनों। और म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये नाक के नथने जो होते हैं। और मिड लाइन सिम्टम, मिड लाइन पे देखो सिम्टम होता है, ठीक है, सिप्टम होता है। इंटरनल नोज किस तरह होती है, ये एक्सटर्नल बताया, अब इंटरनल बता रहे कि इसमें स्कल कैविटी इंफीरियर टू क्रेनियम स्कल कैविटी होती है, और सुपीरियर टू माउथ। और कहते हैं बाउंड, और इस इंटरनल साइड क्या होता है, ये बाउंडेड होते हैं इथेमॉइड बोन, मैक्सिलरी बोन, और प्लेटाइन बोन एंड इंफीरियर नोजल कॉन्चाई। ये हमारे इंटरनल नोज की स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे होते हैं। और ये बड़े हमारे इंटरनल नोज जो होता है, इंटरनल नोज का पोर्शन जो होता है वो कम्युनिकेट करता है फेरिंग्स और कोनाई के साथ, जो होता है इसके साथ कम्युनिकेट करता है। और इसके साथ साथ ये हमारे इंटरनल नोज का जो पोर्शन होता है ये पैरानेजल साइनस के साथ भी कम्युनिकेट करता है। और ओपन ऑफ द, इन चीज़ों के साथ ये इंटरनल पोर्शन की कुछ बता रहा है और एक्सटर्नल पोर्शन का कुछ बता रहा है। जब फेरिंग्स की बात करें, हमने कहा था कि फेरिंग्स को हम थ्रोट भी कहते हैं। और ये फेरिंग्स जो होता है या थ्रोट जो होता है ये फीनेल शेप ट्यूब होती है।
13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और स्टार्ट टू द कोनाई एंड इंटरनल नेरल से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ कैरोटिड कार्टिलेज तक फैली हुई होती है। मतलब ये जो 13 सेंटीमीटर पूरा हमारा थ्रोट होता है या फेरिंग्स होता है, ये जो नाक का इंटरनल नेयर्स होता है, जो नाक जो सांस लेते हैं, ये जब अंदर जाके नाक ख़त्म होती है उस जगह को हम कहते हैं इंटरनल नेयर्स कहलाई जाती है या कोनाई कहलाई जाती है। वहाँ से ये फेरिंग्स जो होता है या थ्रोट स्टार्ट होता है और कैरिकॉइड कार्टिलेज तक ये फैला हुआ था। इतना लंबा इसका साइज़ होता है, 13 सेंटीमीटर। पोस्टीरियर टू नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स। इसके पोस्टीरियर क्या होती है? अच्छा, ये पोस्टीरियर टू नेज़ल कैविटी, ये नेज़ल कैविटी एंड ओरल कैविटी और लैरिंक्स से पीछे होता है ये फेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिबल बॉडीज़, जो हमारी सर्वाइकल वर्टिबल बॉडीज़ होती है और इसके आगे होता है ये फेरिंग्स। और म्यूकस मस्कुलर वॉल लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रान, और उसके सराउंडिंग म्यूकस के मेम्ब्रान भी मौजूद होते हैं, लाइन मौजूद होते हैं। फेरिंग्स जो होता है ये हमारे नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंक्स के पीछे होता है और हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके आगे, इनके दरमियान में फेरिंग्स मौजूद या थ्रोट मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, नेज़ोफेरिंग्स, ये भी उस फेरिंग्स के हिस्से हैं, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। अच्छा, जो हमारे फेरिंग्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। नाम से पर नेज़ो, नाक, जो नाक से स्टार्ट होता है, नेज़ोफेरिंग्स कहलाया जाता है। अच्छा, पोस्टीरियर टू द नेज़ल कैविटी, और ये नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर होता है, पीछे की साइड पे होता है। एक्सटेंड टू द प्लेन सॉफ्ट प्लेट, और वो नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होता है, सॉफ्ट प्लेट तक एक्सटेंड हुआ होता है। एक्सटेंशन ट्यूब ओपनिंग, अच्छा, हमारी जो एक्सटेंशन ट्यूब होती है जो कान से आई हुई होती है, वो उसकी ओपनिंग भी इस नेज़ोफेरिंग्स में होती है। अलाउ एयर एक्सचेंज टू इक्वल्स एंड नोज थ्रोट प्रेशर। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन ट्यूब होती है, ये एयर जो आता है उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होती है। ये एक्सटेंशन ट्यूब जो होती है, ये जो हमारे जो कान और जो नेज़ोफेरिंग्स के दरमियान जो ट्यूब, एक्सटेंशन ट्यूब, ये एयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होती है। अच्छा, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जिसको एडिनॉइड भी कहते हैं, एंड पोस्ट वॉल भी होती है, ठीक है। ये नेज़ोफेरिंग्स की बात हो रही है। उसके बाद ओरोफेरिंग्स की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी, और पोस्टीरियर से लेकर ये ओरल कैविटी है उसके पीछे जो होती है हमारा ओरोफेरिंग्स होता है। ओरल कैविटी है, इसके बैकवर्ड पीछे की साइड में हमारा क्या होता है? ओरोफेरिंग्स होता है। और ये ओरोफेरिंग्स सॉफ्ट प्लेट से लेकर जो हमारा हार्ड बोन होता है, जो हमारे गर्दन के गले के अंदर बीच में जो हार्ड बोन होता है वहाँ तक फैला हुआ होता है। नोज़ोफेरिंग्स कहाँ से था? नाक से अंदर की साइड स्टार्ट हुआ था, सॉफ्ट प्लेट तक था। सॉफ्ट प्लेट से लेकर हार्ड बोन तक ओरोफेरिंग्स है। अच्छा, कॉमन पैसेज वे फॉर एयर, फूड एंड फ्लूइड कम्युनिकेट विद द ओरल कैविटी। ये ओरोफेरिंग्स क्या करता है? ये एक रास्ता है हवा के लिए, फूड के लिए और फ्लूइड के लिए, इन चीज़ों के लिए एक रास्ता है, इसी के ज़रिए जाता है हमारा कान, इसके ज़रिए अंदर जाता है पेट में। अच्छा, फिर पेलेटाइन एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी आ गई हाइपोफेरिंग्स या लेरेंजोफेरिंग्स। ये भी फेरिंग्स के पार्ट है, मतलब ये भी थ्रोट के पार्ट है। पहले कौन सा होता? नेजोफेरिंग्स, उसके बाद ओरोफेरिंग्स, उसके बाद लेरेंजोफेरिंग्स। अभी लेरेंजोफेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। लेरेंजोफेरिंग्स जो होता है ये एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट बोन है उससे नीचे पे क्या होता है? लेरेंजोफेरिंग्स होता है। और कम्युनिकेट विद द ओसोफेगस एंड पोस्टीरियरली एंड लेरिंग्स एंड इंटीरियरली, ये कम्युनिकेट करता है। ये जो लेरेंजोफेरिंग्स है ये पोस्टीरियर पीछे की साइड पे ओसोफेगस के साथ कम्युनिकेट करता है, और आगे के साथ लेरिंग्स जो होते हैं इंटीरियर उसके साथ कम्युनिकेट करता है। और कॉमन पैसेज वे फॉर द एयर एंड फूड, और ये एक कॉमन पैसेज वे, एक कॉमन रास्ता है किस चीज़ के लिए? एयर के लिए, हवा के लिए और फूड के लिए, इसके ज़रिए अंदर जाते हैं। लेरिंग्स को, अच्छा लेरिंग्स की बात आ गई। लेरिंग्स हमने बताया था कि वॉइस बॉक्स होता है और कनेक्ट अ फेरिंग्स विद द ट्रेकिया। ये क्या होता है? ट्रेकिया और फेरिंग्स के दरमियान होता है, कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। अच्छा,
इस के ऊपर एक एपिग्लोटिस, ये एक कार्टिलेज का शक्ल का एक वो बना हुआ होता है। इस लेरिंग्स के ऊपर ढक्कन सा बना होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना वगैरह खाते हैं या एयर सांस लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो होता है ये लेरिंग्स को छुपा देती है कि कोई खाना वगैरह या कोई वो या ऐसी चीज़ जो होती है वो अंदर ना चले जाए, एपिग्लोटिस होती है। ठीक है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। अच्छा, ऐसे कोई एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाए कि जो लेरिंग्स है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो एपिग्लोटिस कहलाया जाता है। ये मिड लाइन ऑफ नेक में होती है और हमारे सर्वाइकल 4 और सर्वाइकल 6 के इंटीरियर बिल्कुल सामने लेरिंग्स मौजूद होता है। अच्छा, लेरिंग्स की बात करते हैं तो इसमें 9 पीस ऑफ कार्टिलेज मौजूद होता है। ये 9 पीस ऑफ कार्टिलेज से मिलकर ये लेरिंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें 3 सिंगल होते हैं जिसको हम थायराइड, एपिग्लोटिस एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। ये सिंगल होते हैं और बाकी 3 जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, एरिटोनॉइड और कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। ये जो होते हैं ये पेयर में मौजूद होते हैं। ये तकरीबन टोटल 9 पीस ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं हमारे लेरिंग्स में मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज इससे आ सकता है, या तो सिंगल का पूछ सकते हैं कि सिंगल इसमें कौन सा है, या तो पेयर का पूछ लिया, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कितने पीस ऑफ कार्टिलेज होते हैं लेरिंग्स के अंदर। अच्छा, वोकल कॉर्ड की बात करते हैं, फॉल्स एंड वेंट्रिकुलर एंड ट्रू। ठीक है, कुछ फॉल्स होते हैं कुछ ट्रू होते हैं। अच्छा, कहते हैं जो वोकल कॉर्ड जो होता है जब ये वाइब्रेट होता है तो इसके रिजल्ट में एक फोनेशन होती है। फोनेशन में तो एक साउंड की प्रोडक्शन होती है। जब ये वोकल कॉर्ड होता है जब ये वाइब्रेट होता है तो इसके रिजल्ट में एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको फोनेशन कहलाया जाता है। और बैरियर अगेंस्ट द फोरेजन बॉडीज एंटायर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये एक बैरियर भी है। ये कोई फोरेजन बॉडी जब हमारी सांस वगैरह के जरिए आती है तो वोकल कॉर्ड के जरिए वहाँ पर रुक जाती है क्योंकि ये उसको एंटर होने नहीं देती। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई जो होती है आपस में डिवाइड हुई होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर लंग्स की बात आती है तो लंग्स जो होते हैं उसमें ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्वोलाई मौजूद होती है। ट्रैकिया की बात करते हैं कि ट्यूबुलर एयर पैसेज वे, ये एक एयर पैसेज वे है, एक हवा का रास्ता है। ट्रैकिया जो होता है ये एक हवा सांस जो हमसे ले लेते या एयर अंदर जाने का एक रास्ता है। इसके जो टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। इंटीरियर टू एसोफेगस, जो हमारा एसोफेगस जा रहा होता है उसके बिल्कुल सामने जो लाइनिंग नीचे गई होती है वो ट्रैकिया की होती है। अच्छा, फिर कहते हैं कि एक्सटेंड फ्रॉम द लेरिंग्स, और ये कहाँ तक, लेरिंग्स तक पहुंची होती है, या क्रिकॉइड कार्टिलेज। अच्छा, ये ट्रैकिया का पूरा लेंथ बता रहे हैं कहाँ से कितना होता है। ये हमारे लेरिंग्स जो होते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो T5 हो जाए, थोरेसिक 5 वर्टिब्रा जो होते हैं वहाँ तक ये एक्सटेंड हुआ होता है ट्रैकिया। फिर फर्दर वहाँ से डिवाइड हो जाता है, इसकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लंग्स में चला जाता है, एक लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। ये बाइफर्केशन जो होती है T5, जब T5 तक ये ट्रैकिया पहुंच जाता है तो इसकी बाइफर्केशन हो जाती है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। मेन ब्रोंकाई में एक राइट लंग्स की तरफ चला जाता है और लेफ्ट लंग की तरफ। जो राइट लंग्स की तरफ चले उसको राइट ब्रोंकाई कहते हैं, जो लेफ्ट लंग की तरफ लेफ्ट ब्रोंकाई कहलाया जाता है। और बाइफर्केशन का मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, फिर कहते हैं वे 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स प्रोवाइड रिजिडिटी। ये ट्रैकिया जो होता है इसके अंदर सी शेप रिंग होते हैं, मतलब इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, बिल्कुल पूरे गोल रिंग्स नहीं होते, इनकम्प्लीट रिंग होते हैं। अच्छा, आगे की तरफ ये पूरा रिंग बना होगा सी शेप, और पीछे क्योंकि इसके पीछे एसोफेगस है तो जहाँ तक एसोफेगस पहुँचे तो वहाँ पर वो रिंग ख़त्म हो जाते हैं, सी शेप के रिंग बने हुए होते हैं। और ये रिंग क्या कहते हैं, रिजिडिटी, एक सख्ती सा प्रोवाइड करवाती, सख्त मतलब जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा सख्त प्रोवाइड करती है। अच्छा, ओपन पार्ट ऑफ द ईच रिंग्स फोकस एंड पोस्टीरियर टू द एसोफेगस। मैंने कहा जो पीछे की साइड पे जो खुला हुआ पार्ट है जो इनकम्प्लीट रिंग्स है उसके पीछे क्या होता है, एसोफेगस होता है। अलाउ टू द एसोफेजियल एक्सटेंशन ड्यूरिंग द स्वाल्विंग। ये अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट रिंग्स होता, क्योंकि ये रिंग्स क्या कहते हैं उस ट्रैकिया को सख्त
प्रोवाइड करते हैं, टाइट रखने के लिए होते हैं। तो पीछे की साइड पे अगर ये पूरा कंप्लीट रंग होता तो फिर एसोफेगस जो होते हैं प्रॉपरली एक्सपेंशन नहीं होता, प्रॉपरली सॉल्विंग के दौरान प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा होता, तो फिर बड़ा मसला होता। तो पीछे के साथ जहाँ पर एसोफेगस लगता है तो वहाँ पर ये रिंग्स आधा नहीं होता, तो इसकी वजह से जो एसोफेगस है वो प्रॉपरली सॉल्विंग के दौरान प्रॉपरली खुल जाता है और खाना वगैरह आराम से नीचे चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। फिर उस तरह जब हम खाना खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो प्रॉपरली जो हमारा एसोफेगस है वो एक्सटेंशन होता है ईजिली, क्योंकि वहाँ पर इनकम्प्लीट सिंग रिंग्स वहाँ पर होते हैं, कंप्लीट सी शेप वाले रिंग्स नहीं होते। अच्छा, कहते हैं ट्रांसफर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ईच ओपन एंड ऑफ द कार्टिलेज। और इस जो कार्टिलेज का एंड्स होता है इसके अंदर क्या होते हैं, इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, वो स्मूथ मसल इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। जहाँ पर रिंग ख़त्म हो जाता है इसी पर रिंग्स के आगे फिर ये मौजूद होते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट रिलेशन की बात करें तो इंटीरियरली थायराइड अस्थमस, इंफीरियर थायराइड वेंस, और इसका जो अभी कनेक्शन की बात करें कि किस किस के साथ जो है ये कनेक्ट रहता है, तो ये कह रहा है कि भाई जो इंटीरियर होता है वो थायराइड अस्थमस के साथ इसका कनेक्ट रिलेशन होता है, और इन्फीरियर नीचे जो होता है वो थायराइड वेन के साथ और थायराइड के साथ और स्टार्नो थायराइड मसल्स के साथ, इन चीज़ों के साथ इसका रिलेशन होता है, ये आप लोग देख लें फिर। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, सिलिएटेड फिसोडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, ये कुछ टिश्यू होते हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसके साथ भी इसकी कम्युनिकेशन है या रिलेशनशिप होती है इसकी। और सेरोम्यूकस ग्लैंड एंड डक, सेरोम्यूकस ग्लैंड और डक्स भी मौजूद होते हैं उस ये ट्रके की बात हो इस ट्रके में, और ये क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई, एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जहाँ भी ग्लैंड्स होंगे और ये डक्ट वगैरह मौजूद तो वो क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, एयर वगैरह को ह्यूमिडिफाई करते हैं। अच्छा, सीलिया या ब्रुश बॉर्डर भी कहलाया जाता है, और ट्रांसपोर्ट द एक्सेसिव म्यूकस फॉर्जन बॉडीज अपवर्ड लाइक द स्क्लेटर, ये क्या करती है, इस ट्रेकिया के अंदर एक ब्रुश बॉडी होती है, जो हम ब्रश बॉडी भी बॉर्डर भी कहते हैं या सीलिया भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है, जो भी फॉर्जन बॉडीज़ आती है तो उसको वापस ट्रके से वापस बाहर की तरफ धकेलती है, अंदर लंग्स में नहीं आने देती। तो सीलिया का काम, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई जो हमारा ट्रकिया है वहाँ पर ऐसी कौन सी ऐसी बॉडी मौजूद है, कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है जो फॉरिजन बॉडीज़ आती है उसको अंदर नहीं आने देती, उसको बाहर फेंक देती है, बाहर की तरफ वापस धकेलती है, तो सीलिया कहलाया जाता है, ब्रश बॉर्डर भी कहलाया जाता है। प्राइमरी मेन ब्रोंकाई, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रकिया है वो फिर डिवाइड हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिवाइड हुआ है। अभी प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करते हैं, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम एज इन ट्रकिया, राइट मेन ब्रोंकाई, राइट टू लंग्स, जो प्राइमरी मेन ब्रोंकाई होती है वो जो राइट मेन ब्रोंकाई होती है वो राइट साइड ऑफ लंग्स में जाती है, और राइट साइड ऑफ लंग्स की ब्रोंकाई जो शॉर्टर होती है और वाइडर होती है, खुली हुई होती है, एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट, और लेफ्ट के मुकाबले में मोर वर्टिकल, बिल्कुल सीधी होती है, और लेफ्ट वाली जो होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी सी होती है, मगर ये जो राइट वाली जो ब्रोंकाई है वो बिल्कुल सीधी होती है। अच्छा, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करें तो इसका जो लेफ़्ट मेन ब्रोंकाई है वो लेफ़्ट साइड ऑफ लंग्स में जा रही होती है, ठीक है। अभी प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पर ख़त्म हो गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई की हम बात करते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोबर ब्रोंकाई भी कहते हैं, ठीक है, वन ऑफ ईच लोब्स ऑफ ईच लंग्स। अच्छा, फिर कहते हैं ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती है 2 होती है ऑन द लेफ़्ट साइड, 2 लेफ़्ट साइड में होती है और 3 राइट साइड में होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। और कहते हैं फर्दर डिवीजन इनटू द टर्शरी, फिर ये सेकेंडरी जो ब्रोंकाई होती है फर्दर आगे जाके ये डिवाइड हो होती है टर्शरी में, ब्रोंकाई में, जो सप्लाई करती है जो कहते हैं ब्रोंकाई टू द सप्लाई ईच सेगमेंट ऑफ द ईच लोब, जो हर लोब और हर उसकी तरफ जो एयर होती है उसकी सप्लाई करती है। अच्छा, प्रोग्रेसिव ब्रोंकाई अंटिल द रीचिंग इन द ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली टर्मिनेट एंड ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वेओलाई डक्ट। ये जो हमने पहले पढ़ा था कि ट्रकिया होता है, ट्रकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई,
और सेकेंडरी ब्रोंकाई जो फिर आगे जाके फर्दर जितनी आगे जाती रहेगी उतनी क्या होगी, टर्शरी में फैलती जाएगी। और टर्शरी में फिर उसके आगे ब्रांचेज होते हैं, वो फिर एल्वुलाई जो होती है हमारे लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई का, वहाँ पर फिर एक एक जगह पर ऑक्सीजन पहुँचाती है। ठीक है। अच्छा, ये अभी दिखाया है, ये ट्रकिया आ रहा है, ये आप लोग को नज़र आया होगा, ये ट्रकिया है। ठीक है। और फिर ये देखो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में चले गए, राइट, ये राइट आ गई, ये राइट लेग्स राइटरी ब्रोंकाई में चला गया। और ये देखो, और फिर ये लेफ्ट देखो, ये लेफ्ट ब्रोंकाई में चला गया, ये ब्रोंकाई लेफ्ट में चले गया, ये प्राइमरी है। फिर जैसे ये आगे आता रहा तो ये सेकेंडरी में चला गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई में वगैरह में चले गए ये वाले। और फिर आगे जाके ये टर्शरी में फैल जाते हैं, फिर टर्शरी से फिर एल्वुलाई की तरफ मूव होते हैं। ठीक है। ये पूरा ट्रकिया का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फीचर की बात करते हैं तो ग्रेजुअल ट्रांसलेशन फ्रॉम द वन टाइप ऑफ द एयरवे टू द नेक्स्ट। एपिथेलियम, इसके स्ट्रक्चर में एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो भी मौजूद है। टाल फिसिडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम इन लेरिक्स एंड ट्रकिया में ये टिश्यू मौजूद होते हैं, इन चीज़ से मिलकर बना होता है। सिंपल क्यूबाइडल नॉन सिलिएटेड इन अ स्मॉल एयरवे। ठीक है। और गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस सिक्रीशन करते हैं ग्रेजुअली डिसअपियर। ये जहन में रखना कि ये भी अगर स्ट्रक्चर के अगर हमारे से पूछ रहे हैं और ये पूछते हैं कि भाई वो कौन से सेल है होते हैं ट्रकिया के अंदर जो क्या करते हैं, म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं, तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि वो गॉबलेट सेल है जो म्यूकस की सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको बता रहे कि स्ट्रक्चर बता रहे कि ट्रकिया किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। और उसके साथ लिम्फाइड एग्रीगेट्स भी मौजूद होते हैं। हमें पता है कि लिम्फाइड का क्या काम है, लिम्फाइड के सिस्टम का यही काम है कि वो एंटीबॉडीज़ होती है, वो सिक्रीट करते हैं सरफेस पर, वो हम कोई फॉरिजन बॉडी वगैरह है तो उसको किल करने का काम करते हैं। प्रोड्यूस AGA एंटीबॉडीज सिक्रीट इनटू द म्यूकोसल सरफेस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वाइडर माइक्रोब ऑर्गेनिज्म। इसी जो ट्रकिया है यहीं पे हमारा क्या होता है, ये लिम्फेटिक एग्रीगेट्स मतलब लिम्फेटिक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है और वो एंटीबॉडीज़ वगैरह सिक्रेट करती है जो हमें माइक्रोब्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। स्मूथ मसल की बात करें, उसमें कुछ स्मूथ मसल भी मौजूद होते हैं। ठीक है। ये लाई डीप इन द म्यूकस एक्सेप्ट इन द ट्रकिया। ट्रकिया के अलावा जो उसके अंदर म्यूकोसा होती है उसके डीप में तो हमारे स्मूथ मसल भी पाए जाते हैं। ये कुछ चीज़ें बता, रेगुलेट द सिलेबर ऑफ द एयरवे एंड हेंस इन रेसिस्टेंस टू द एयर फ्लो। कहते हैं ये रेगुलेट करता है, सिलेबर ऑफ एयरवे को भी रेगुलेट करता है कि कोई रेसिस्टेंस वगैरह पैदा ना हो, जब हम सांस वगैरह तो उसके अंदर रेसिस्टेंस पैदा ना हो। अच्छा, स्ट्रक्चर और उसके आगे आगे पढ़ते हैं और कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सीरस एंड म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और कहते हैं प्रोग्रेसिव लेस न्यूमरस एंड नैरो एयरवे। ठीक है। अच्छा, कार्टिलेज होते हैं जो हमने बताया था कि ये सपोर्टिंग करते हैं स्केलेटन फॉर द लेरिंग्स ट्रकिया एंड ब्रोंकाई को सपोर्ट वगैरह करते हैं और मेंटेन द पोटेंसी ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। और ये कार्टिलेज जो होती है जब हम रिस्पायरेशन करते हैं उसकी जो पोटेंसी होती है उसको मेंटेन करते हैं। ग्रेजुअली डायमिनिश एंड एब्सेंट बायड टर्शरी ब्रोंकाई। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। अभी लंग्स की बात आती है, उसको उसके पूरी नोट में अगर हम पढ़ते हैं तो पियर्स कोन शेप ऑर्गन इन द थोरेसिक कैविटी। और ये क्या होते हैं, पियर्स में होती है, दो होती है, कोन शेप होता है और थोरेसिक कैविटी में ये मौजूद होती है हमारे लंग्स। और सेपरेट बाय द हार्ट एंड अदर मेडिसिनल स्ट्रक्चर के ज़रिए ये सेपरेट होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। अच्छा, कवरिंग बाय द प्ल्यूरा। प्ल्यूरा जो होती है बेसिकली एक लेयर होती है जो इसने हमारे लंग्स को कवर किया हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, इस प्ल्यूरा की अगर हम बात करते हैं तो ये दो होती है, दो लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं पैराइटल प्ल्यूरा कहलाते हैं, जो अटैच टू चेस्ट वॉल। जो हमारे लंग्स है उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर होती है जो चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये पैराइटल प्ल्यूरा कहलाते हैं। और जो इनर लेयर होती है जिसको वेस्टरल लेयर प्ल्यूरल कहलाया जाता है, ये अटैच टू द लंग्स सरफेस, ये हमारे लंग्स के जो सरफेस है उसके साथ अटैच होती है। अच्छा, फिर कहते हैं ये जो दोनों लेयर्स होते हैं पैराइटल प्ल्यूरा और प्ल्यूरा,
और जो विसरल प्लूरा, इनके दरमियान एक स्पेस होता है जिसके हम प्लूरल कैविटी भी कहते हैं, और उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। और वो फ्लूइड क्या करता है, इस लंग्स को फ्रिक्शन होने से बचाता है और कोलेप्स होने से लंग्स को बचाता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो प्लूरल जो लेयर है इनके दरमियान में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, तो और इसके उसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन ये है कि भाई ये फ्रिक्शन से बचाता है, ये कोलेप्स होने से लंग्स को बचाता है। अच्छा, एक्सटेंड फ्रॉम द डायफ्राम इंफीरियर टू द जस्ट अबव द क्लेविकुलर सुपीरियरली, ये बता रहे कि लंग्स कहाँ से कहाँ तक होती है, हमारे डायफ्राम से लेकर जो हमारे क्लेविकुलर बोन होते हैं वहाँ तक ये लंग्स की होती है। इसका एक्सटेंड साइज बताया गया है। और लाई अगेन थोरेसिक गेज, और ये थोरेसिक गेज में पाई जाती है, थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है, प्लूरा म्यूकोसल एंड रिब्स के अंदर, और पोस्टीरियर लेटर मतलब थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है, इसके भी बताया जा रहा है। और इन्फीरियर लंग्स बेस इन अ कॉन्केव एंड फिट्स आवर कन्वेक्सिटी ऑफ ईच हिम डायफ्राम, जो लंग्स होता है, लंग्स उसका जो बेस होता है, बेस नीचे वाला हिस्सा वो कॉनकेव शेप का होता है। कौन से कॉनकेव शेप का होता है। और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो नेरो होता है, सुपीरियर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एपेक्स होता है। तो इससे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई लंग्स का जो बेस होता है वो कौन से शेप का होता है, तो वो कॉनकेव का होता है। और लंग्स का जो ऊपर वाला सुपीरियर ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एपेक्स शेप का होता है। अच्छा, सरफेस कवर्ड टू द मच कर्वेचर ऑफ द रिब्स केज, और इसके जो लंग्स के जो सरफेस होता है ये कवर होते हैं रिब्स वगैरह इसके आगे, तो इसकी वजह से ये कवर हुआ होता है। अच्छा, ये हीलियम की अगर हम बात करें, मिडल रूट ऑफ द लंग्स, पॉइंट एट विच द वेसल एयरवे एंड द लिम्फेटिक इंटर इन द एग्जिस्ट, ये एक अहम एमसीक्यूज लग रहा है मुझे कि भाई वो लंग्स का वो कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पर वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर वेसल एयरवे और लिम्फेटिक इंटर हुए होते हैं और एग्जिस्ट नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं, हीलियम कहलाया जाता है। ये जहन में रखना है। कार्डिक नोच किसे कहते हैं, लाई इन अ मिडल पार्ट ऑफ द लेफ्ट लंग्स, ये कार्डिक नोच जो होती है ये लेफ्ट लंग्स की तरफ पाई जाती है। एकोमोडेट ऑफ द हार्ट, कहते हैं कि लंग्स का वो हिस्सा लेफ्ट साइड पे जहाँ पर हार्ट वहाँ उसके साथ अपने हार्ट भी पड़ा हुआ होता है। हमें पता है कि हमारा लंग्स लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट भी मौजूद है, तो लंग्स का वो हिस्सा जहाँ पर हार्ट मौजूद होता है उस हिस्से को हम कहते हैं कार्डिक नोच कहलाए जाते हैं। अच्छा, लोब्स एंड फिशर की बात करते हैं। लंग्स डिवाइड इनटू द लोब्स बाय द fissures, कहते both have a oblique and fissure extend up forward and the downwards, कहते सेपरेट अपर एंड लोअर लोब्स ऑन लेफ्ट, हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर दो लोब्स होते हैं, एक होता है अपर, एक होता है लोअर लोब्स, ठीक है, इसके थ्रू वो सेपरेट होता है। हमारा जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग उसके अंदर तीन लोब्स होते हैं, अपर मिडल एंड लोअर। ये जहन में रखना है कि हमारा राइट लंग्स जो होते हैं तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, अपर मिडल एंड लोअर, और लेफ्ट लंग्स जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, दो लोब्स होते हैं, मतलब अपर एंड लोअर, ठीक है। राइट लंग्स आल्सो हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फिशर, राइट लंग्स जो होते हैं उसके फिशर कहते हैं, रास्ते को उससे लाइनिंग वगैरह जो होती है फिशर वगैरह आ जाते हैं, कहते हैं हमारे जो राइट लंग्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर मौजूद होते हैं, और सिर्फ अपर एंड मिडल, और राइट लंग्स हमारा जो क्या कहते हैं अपर एंड मिडल लोब्स को सेपरेट करता है। अच्छा, ईच लोब्स हैज़ इट्स ओन सेकेंडरी लोबर ब्रांचेस, कहते जितने भी लोब्स हैं उसके फिर अपने सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं, जिसको हम नाम बताते हैं अकॉर्डिंग टू द लोब्स ऑफ सप्लाई। और ये जो हमारे लोब्स होते हैं ये आगे जाके फर्दर सेकेंडरी लोब्स में डिवाइड होते हैं, उनको हमने जहाँ चाहो सप्लाई लेके जाते तो उसके सप्लाई के नाम से उसको नाम दिया जाता है। फर्दर सब डिवीजन ऑफ ईच लोब्स इनटू द सेगमेंट, फर्दर जो ये लोब्स होते हैं ये डिवाइड हुए होते हैं किस चीज़ में, सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये अभी आगे देखें, फिशर एंड लोब्स एंड लंग्स बताया जा रही है, ये फिशर बताया जा रही है, ये लाइनिंग जो होती है ये लाइनिंग जो बताई ये फिशर होती है, और ये लोब्स होते हैं। देखो ये हमारा लेफ़्ट लंग्स को देखो, ये पूरा एक लोब्स है, फिर ये छोटा सा देखो ये दूसरा लोब्स है, और ये अब राइट लंग्स को देखो हमारे ये एक लोब्स दो, और ये छोटा सा तीन लोब्स होते हैं। जो लाइनिंग होती है इसको फिशर कहलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, लिब्यूल्स की अगर हम बात करते हैं,
ईच सेगमेंट हैज़ अ मल्टीपल स्मॉल एंड कंपार्टमेंट लिवर्स। जितने भी सेगमेंट्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो हर सेगमेंट जो होता है उसके अंदर मल्टीपल स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं जिसको हम लिब्यूल्स कहते हैं। छोटे छोटे गोल गोल कंपार्टमेंट बने होते हैं उसको हम लिब्यूल्स कहते हैं। और ईच रिपीट इन द कनेक्टिव टिश्यू, और ये जितने भी लिब्यूल्स होते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ होता है। रिपीटेड मतलब रेप्टेड मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसने इस सारे लिब्यूल्स को कवर किया हुआ होता है। अच्छा, कॉन्टेन लिम्फेटिक वेसल, आर्ट्रियूल्स, वेन्यूल्स एंड ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मौजूद होते हैं इस लिब्यूल्स के अंदर। ठीक है, इन चीज़ों को कंटेन शामिल किया होता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? लिम्फेटिक वेसल, आर्ट्रियूल्स, वेन्यूल्स, ब्रांचेस ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड सब डिवाइड इनटू द माइक्रोस्कोपिक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुआ होता है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आगे फिर डिवाइड हुए होते हैं किसी माइक्रोस्कोपिक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। अच्छा, एल्वुलाई क्या होती है? वो एल्वुलाई ये होती है, ये कप शेप होता है। किस कप शेप होता है? कप शेप ये एक आउट पाउचिंग वगैरह होती है। ठीक है, एक गोल तेरी नुमा शक्ल होती है। एल्वुलाई जो होती है कप शेप की तरह होती है और क्लस्टर इन एल्वुलर से, और ये बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड की फॉर्म में मौजूद है, बहुत ज़्यादा की फॉर्म में मौजूद होती है हमारे लंग्स के अंदर। और सिंपल माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस ऑफ द ग्रेप्स, और अगर एक मिसाल के तौर पर ग्रेप्स नहीं, अंगूर जिस तरह ये गुच्छे फैले हुए होते हैं इसी तरह ये हमारे लंग्स के अंदर ये एल्वुलाई जो होती है दोनों साइडों पर फैली हुई होती है। लाइन बाय एपिथेलियम। अच्छा, थिन एंड इलास्टिक बेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन होती है और लाइन बाय द टाइप 1। अच्छा, इसके अंदर हम बात करते हैं, इस एल्वुलाई के अंदर दो किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक होते हैं वन एल्वुलर सेल, दूसरा होता है टाइप 2। एक होता है टाइप 1 एल्वुलर सेल, एक दूसरा होता है टाइप 2 एल्वुलर सेल। ये इन सेल का काम क्या कहता है? टाइप टू सेल जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं एल्वुलर फ्लूइड एंड सर्फिकेंट। इस सर्फिकेंट बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है। ये केमिकल सर्फिकेंट क्या करता है? ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को ऑफ द एल्वुलर, जो एल्वुलर फ्लूइड है उसके सरफेस टेंशन जो होती है उसको रिड्यूस करने का काम कौन करती है? सर्फिकेंट करती है। सर्फिकेंट कौन प्रोड्यूस करता है? तो सर्फिकेंट जो होता है वो सिक्रेट होते हैं टाइप 2 सेल से सिक्रेट होता है। सिंपल से मिसाल अगर मैं एल्वुलाई की एक छोटी सी बोल बता दूं कि एल्वुलाई जो होता है वो कप शेप होता है। ठीक है, और ये बहुत तेली नुमा शक्ल में होता है और गोल से क्लस्टर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, और इसी तरह होते हैं जैसे ग्रेप्स होते हैं अंगूर, उस तरह ये पूरे लंग्स में प्ले होता है। इस एल्वुलाई के दो किस्म के सेल होते हैं। एक सेल को हम कहते हैं टाइप 1 एल्वुलर, दूसरे को हम कहते हैं टाइप 2। दो किस्म के होते हैं। और ये टाइप 2 जो होता है ये क्या कहते हैं? एल्वुलर फ्लूइड को सिक्रीट करता है और सर्फेक्टेंट को। सर्फेक्टेंट क्या होता है? ये केमिकल कंपाउंड है जो जो एल्वुलर फ्लूइड है उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करवाता है। लाइक डिजेनरेटेड एंड हेल्पिंग टू कीप एन एल्वुलाई फ्रॉम द स्नेपिंग शट से बचाता है। ठीक है, कंटिन्यू। एल्वुलर माइक्रोफेजेस डक्ट सेल होते हैं। एल्वुलर जो होते हैं उसके अपने माइक्रोफेजिस सेल्स होते हैं जिसको हम डक्ट सेल भी कहते हैं। और ये डक्ट सेल का काम क्या है? ये फिगोसाइड्स करते हैं, रिमूव करते हैं डस्ट को या डेबर्स कचरे को फ्रॉम द एल्वुलर स्पेस। जो एल्वुलर स्पेस में कोई कचरा या डस्ट कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसको काते हैं। कौन? डक्ट सेल जो होते हैं या एल्वुलर माइक्रोफेजिस जो होते हैं ये फिगोसाइड्स का अमल करते हैं। उन जब भी एल्वुलर स्पेस में कचरा वगैरह उसको का लेते हैं। अच्छा, एल्वुलाई आर सराउंडिंग बाय द कैपिलरीज नेटवर्क टू द फैसिलिटेट द गैस एक्सचेंज। इस एल्वुलाई के सराउंडिंग में कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं जो क्या कहते हैं? गैस एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथेलियम एंड द बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड सर्कुलेशन एक अक्रॉस द एल्वुलर एंड कैपिलरीज वॉल। एल्वुलर कैपिलरीज के वॉल के दरमियान क्या करती है? गैस एक्सचेंज करती है। ये एल्वुलर कैपिलरीज मेम्ब्रेन का काम क्या है? गैस एक्सचेंजिंग का काम है। अच्छा, इसमें टाइप 1 टाइप 2 एल्वुलर सेल्स भी मौजूद होते हैं। एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन बीनीथ द एल्वुलर वॉल भी मौजूद होता है। एपिथेलियम टिश्यू की बात हो रही है, कैपिलरीज बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। अच्छा,
इसमें जो अहम मेन MCQs होते हैं वो जहन में रखें। एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन टोटल थिकनेस पूछ सकते हैं कि एल्वुलर की टोटल थिकनेस कितनी हो सकती है, 0.5 माइक्रोमीटर हो सकती है। या आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वुलाई इन द नॉर्मल, एक नॉर्मल लंग्स के अंदर कितनी तेलियाँ मौजूद होती, कितनी एल्वुलर मौजूद होती है, एल्वुलाई मौजूद होती है। तो 300 मिलियन एल्वुलाई एक लंग्स के अंदर मौजूद होती है। ये MCQ ध्यान में रखना है। और रिजल्टिंग इन द लार्ज सरफेस एरिया 70 मीटर फॉर अ गैस एक्सचेंज, और कितना एरिया मौजूद होना चाहिए गैस एक्सचेंज होने के लिए, तो वो कितना 70 एम स्क्वायर, आपको इतना एरिया चाहिए गैस एक्सचेंज के लिए। तो ये 3-4 MCQs है इस एल्वुलाइज कैपिलरी मेम्ब्रेन में जहन में रखने। बाकी इसका स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, आप लोग ये देख लेना। और या लंग्स ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। कहते हैं लंग्स ब्लड सप्लाई, डुअल सप्लाई। लंग्स में हमारे पास डबल सप्लाई होती है, क्योंकि एक ब्रोंक्यूल सप्लाई होती है, एक पल्मोनरी सप्लाई। ब्रोंक्यूल सप्लाई में एयर वगैरह आता है, ठीक है, और दूसरी सप्लाई जो होती है वो पल्मोनरी सप्लाई, जो हमारे हार्ट से ब्लड आता है हमारे लंग्स के दरमियान, लंग्स के ऊपर। ब्रोंक्यूल सप्लाई, ब्रोंक्यूल आर्टरी सप्लाई ब्रांचेस, एयरवे वॉल्स एंड प्लूरा। एयर की सप्लाई आती है हमारे लंग्स में, वो एक सप्लाई। पल्मोनरी सप्लाई जो हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारे पल्मोनरी वेन के ज़रिए लंग्स में ब्लड आता है, वहाँ पर ऑक्सीजनेट होगी, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरी में जाता है। तो ये हमारे पास दो सप्लाई होती है, एक एयर की, दूसरी ब्लड की। एक हमारे बाहर इन्वायरमेंट से आता है और दूसरा हमारे इंटरनल हार्ट से जो ब्लड जाता है लंग्स में, दो सप्लाई हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे लिम्फेटिक्स क्या होता है। भाई लिम्फेटिक ड्रेनेज अलाउ वेसल, लिम्फेटिक्स जो होते हैं इसमें बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। उस लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। और ये लिम्फेटिक फ्लूइड क्या कहते हैं, ये पर ट्रांसफ़र होता है, आगे जाता है पैरा ब्रोंकियल ये लिम्फेटिक्स एंड उसके आगे फिर नोड्स में, फिर हेलर नोड्स में, हेलर नोड से मेडिस्ट्रियल नोड्स में, और प्री एंड पैरा ट्रैकियल नोड्स में, और सुपरक्लेविकल नोड्स में। इसमें ये फ्लूइड ज़्यादा रहते हैं। और ये लिम्फेटिक का क्या, कोई माइक्रोब्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ वगैरह हो जो लंग्स को नुकसान पहुंचाती हो, उसको किल करना, ख़त्म करना इस लिम्फेटिक का काम है। ये एनाटमी थी अभी, ये लिम्फेटिक सिस्टम पूरे लंग्स की पूरी एनाटमी थी। आगे फिर इसके फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अभी तक यहाँ तक स्टॉप करते हैं। और ये अच्छी तरह से देख ले, फिर आप लोगों को आगे आसानी होगी फिजियोलॉजी। ये एनाटमी यहाँ तक ख़त्म हो गई इस टॉपिक की।